हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। कल हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर का बेसिक इंफॉर्मेशन कि इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडियन हैंडीक्राफ्ट की कंडीशन ब्रिटिश के आने से पहले कैसी थी और ब्रिटिश ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को क्यों डिस्ट्रॉय किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्यों डिस्ट्रॉय किया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कौन से तरीके, ऐसे कौन से गेम्स खेले ब्रिटिश ने जिनकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रीजन था, जो तरीका था ब्रिटिश ने चूज किया, वो था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब ये क्या है टैरिफ पॉलिसी? तो टैरिफ पहले समझो आप। टैरिफ उसको कहते हैं वो टैक्सेस जो किसी भी गुड्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे लगती है। मतलब एग्जाम्पल, इंडिया से कोई प्रोडक्ट मैंने भेजा अमेरिका, मेरा बिजनेस चल रहा है, मैंने कोई प्रोडक्ट इंडिया से भेज दिया अमेरिका, तो मुझे कुछ टैक्सेस पे करनी पड़ेंगी अमेरिका जाके कि आप हमारी कंट्री में ला रहे हो प्रोडक्ट बेचने, तो हमें कुछ टैक्स दो। उस टैक्स को कहते हैं टैरिफ। अगर अमेरिका कोई प्रोडक्ट भेज रहा है इंडिया में, चलो एक मेरा फ्रेंड है अमेरिका में, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया और इंडिया में बेचने ला रहा है, तो उसको इंडिया को कोई टैक्स देना पड़ेगा कि तुम हमारी कंट्री में ला रहे हो बेचने, तो हमें टैक्स दो। उस टैक्स को कहेंगे टैरिफ। सिंपली टैक्सेस टू बी पेड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एनी गुड्स इज नोन एज टैरिफ। ओके, तो अब ये क्या ऐसी टैरिफ पॉलिसी, क्या ऐसी टैक्सेस रूल बनाए जिनकी वजह से हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए इंडिया का, उसको हम जानते हैं। ब्रिटिश ने एक रूल बनाया, एक टैक्स रूल बनाया, जिस रूल में यह था कि अगर इंडिया से कोई रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा रहा है, कोई ब्रिटिश इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन लेके जा रहा है, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस रूल का दूसरा जो टर्म था वो ये था कि अगर ब्रिटेन से कोई ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स लाके इंडिया में बेच रहा है, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सिंपल, समझे? इंडिया से अगर कोई रॉ मटेरियल लेके जा रहा है ब्रिटिश, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। ब्रिटेन से कोई मशीन मेड गुड्स लाके इंडिया में बेच रहा है, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडियंस चाहते थे कि ब्रिटेन, क्यों ना हम अपने बने हुए प्रोडक्ट्स कहीं बाहर ले जाके बेचें। चलो मुझे, एक इंडियन हूं मैं, ब्रिटिश के टाइम पे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मुझे चाइना में ले जाके बेचना है, तो मुझे बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे। इंडियंस जो थे उनको इतने ज्यादा टैक्सेस कर दिए गए कि उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाना ही कम कर दिया। मेरा प्रोडक्ट है 20 रुपए का, मैं 20 रुपए का बेचने वाला हूँ, लेकिन मुझे टैक्सेस देने पड़ रहे हैं 40 रुपए, तो क्या मैं बनाऊंगा वो प्रोडक्ट? नहीं, क्योंकि मेरा जो टैक्स है वो मेरे कॉस्ट से, जो मुझे प्रॉफिट होने वाला है, उससे ज्यादा है, तो मैंने बनाना बंद कर दिया अपना प्रोडक्ट। ये ब्रिटिश ने चाल चली, अपने प्रोडक्ट्स को फ्री कर रखा है कि मैं इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जा रहा हूँ, फ्री है, मशीन मेड गुड्स लाके इंडिया में बेच रहा हूँ, फ्री है। वहीं इंडियंस कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और बाहर ले जाके बेचने चाह रहे हैं, तो उनपे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया कि वो डीमोटिवेट हो गए, उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाना छोड़ दिया। पहला रीजन था ये। दूसरा जो है वो है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। अब डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स क्या है? प्रिंसली कोर्ट्स क्या है पहले ये समझो कि इंडिया ब्रिटिश के टाइम से पहले हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। मान लो 100 टुकड़े हैं, इंडिया के 100 टुकड़े थे, हर 100 टुकड़ों पे किसी में राजा कोई रूल करता था, किसी में कोई नवाब थे, किसी में कोई एम्परेयर था, मतलब हर अलग अलग जगह एक राजा महाराजा ये सब रूल करते थे। ब्रिटिश नहीं थे इंडिया में। तो जब ये राजा महाराजा जो थे, नवाब जो थे, वो बहुत शौकीन होते थे हैंडीक्राफ्ट के, हाथों से बनी हुई चीजों के बहुत ज्यादा शौकीन हुआ करते थे। ये इन्हें बहुत पसंद था। आपने कोई पुरानी मूवी देखी होगी, उसमें देखा होगा कि वो लोग पेंटिंग्स, कहीं म्यूजियम में गए होंगे आप लोग, तो आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं को पेंटिंग्स कितनी पसंद हुआ करती थी। उनको उनके कपड़े जो होते थे पूरे हाथ के बने हुए, हाथ के सिले हुए, हाथ की कढ़ाई की हुई होती थी, वही था। तो उन लोगों को हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट सिंपली बहुत ज्यादा पसंद था। अब बहुत चल रहा है, जब उनको पसंद है राजा महाराजाओं को, तो वो खरीद रहे हैं।
हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट चल रहा है ब्रिटिश के आने से पहले, लेकिन जब ब्रिटिश आए तो ये राजा महाराजाओं को भगा के ही इंडिया में कब्जा कर रहे हैं। कहीं राजा महाराजाओं को मार दिया, कहीं किसी जगह उन पे कब्जा कर दिया, कहीं किसी जगह उनको जेल भेज दी। मतलब अब राजा महाराजा नवाब ये लोग खत्म होने लगे, इनको मार दिया जा रहा है, कुछ कर दिया जा रहा है, ये इनकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट जो है वो खत्म होती जा रही है और हर जगह ब्रिटिश आ जा रहे हैं। तो अब वो जो लोग जो खरीदते थे हैंडीक्राफ्ट वो खत्म हो गए, तो अब हैंडीक्राफ्ट कौन खरीदेगा? ये दूसरा बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ। ब्रिटिश नहीं खरीदेंगे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है, वो सूट बूट पहनने वाले लोग, और ये लोग हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं लंबे लंबे, अलग पूरा सिंपली कल्चर ही टोटली चेंज था सबका। तो डिस्ट्रक्शन हुआ, पहला रीजन टैरिफ पॉलिसी की वजह से। दूसरा हुआ प्रिंसली स्टेट्स खत्म होने लगी, राजा महाराजाओं की क्वांटिटी खत्म हो गई, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ। थर्ड जो है वो है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब ये क्या है? जब ब्रिटेन ने इंडिया से रॉ मटेरियल लिया और उसका मशीन में अपने ब्रिटेन ले जाके मशीन में बनाया प्रोडक्ट और इंडिया में वापस लाके बेचा, तो हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुआ। अरे ऐसा कैसे होता है, ऐसे क्यों डिस्ट्रॉय हुआ? डिस्ट्रॉय इसलिए हुआ बच्चों कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं मशीन मेड प्रोडक्ट्स, वो एज कंपेयर टू हैंडमेड प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते होते हैं। मान के चलो कि अगर आपका हैंडीक्राफ्ट मिल रहा है 100 रुपए का, तो मशीन का बना हुआ प्रोडक्ट मिलेगा 50 रुपए में। तो अब बताओ, कोई एक मार्केट है, वहां पे वही सेम चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है और वही सेम चीज आपको 50 रुपए में मिल रही है, तो आप कौन सा लोगे? ऑफकोर्स 50 रुपए वाला ही लोगे। तो वही कंडीशन थी जब ब्रिटिश आए इंडिया में अपने मशीन के बने हुए प्रोडक्ट्स लेके इतने सस्ते, तो इंडियंस ने मशीन मेड प्रोडक्ट्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया और हैंडीक्राफ्ट को छोड़ दिया, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुआ। अब जब हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय, इसकी वजह से जो इंडियन क्राफ्टमैन था जो बनाते थे इंडियन प्रोडक्ट्स, वो बहुत डीमोटिवेट हो गए। अभी तो चलो छोटे छोटे रीजंस की वजह से डीमोटिवेट हुए, टैरिफ पॉलिसी की वजह से उन्होंने बाहर प्रोडक्ट बेचना बंद कर दिया, फॉरेन मार्केट उनका खराब हुआ था, लेकिन अभी इंडिया के अंदर तो बेच रहे थे। तो अब जब ये मशीन मेड प्रोडक्ट्स आने लगे तो वो भी खत्म हो गया, एकदम खत्म, वो एकदम डिमोटिवेट हो गए, उन्होंने प्रोडक्ट बनाना ही छोड़ दिया। अब फोर्थ छोटा सा रीजन जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुआ, वो है न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। ये आज भी मार्केट में देखने को मिलता है। हम इंडियंस जो हैं दूसरे के प्रोडक्ट की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आज आप मार्केट में जाओ, कोई धोती कुर्ता साड़ी पहनता हुआ दिखता है? बहुत ही कम लोग होते हैं। आज जीन्स टॉप शर्ट्स, वेस्टर्न कल्चर का फ्लो चल रहा है। वही इस टाइम पे हुआ जब ब्रिटिश इंडिया में आए, तो इंडियन लोगों ने देखा ये तो सूट बूट पहन रहा है, क्यों ना हम भी पहने। तो उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को छोड़ के उनका प्रोडक्ट अपनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ। ओके, फोर्थ है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। जब ब्रिटिश ने इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, तो पहला ये समझो इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस क्यों किया ब्रिटिश ने? इसलिए नहीं किया कि हमारे इंडियन भाई बहन आराम से जाएं दूसरी जगह घूम घाम के आए, बल्कि इसलिए किया था कि हम अपने प्रोडक्ट्स को पूरे इंडिया में बेच सके, अपना मार्केट बढ़ा सके। कोने कोने में रेलवे की पटरियां बिछाई ताकि हमारा प्रोडक्ट हर जगह पहुंचे, हमारा प्रॉफिट हो, इसलिए किया। तो जब प्रोडक्ट कोने कोने में पहुंचने लगा, सस्ते प्रोडक्ट्स हर जगह पहुंचने लगे, तो हर कोई वही खरीदेगा, कोई मशीन मेड प्रोडक्ट्स तो खरीदेगा नहीं, सॉरी कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स तो खरीदेगा नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। इंट्रोडक्शन भी, रेलवे का इंट्रोडक्शन भी बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुआ। एग्जाम्पल से इसको समझो आप कि कोलकाता में ब्रिटिश पहले, मान लो रेलवे भी नहीं आया, ब्रिटिश के टाइम पे रेलवे नहीं था पहले, तो कोलकाता में वो अपने प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं शिप से, पानी से लेके आए, कोलकाता में उतरा, तो अब वो प्रोडक्ट्स वो पूरे इंडिया में तो पहुंचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ियां लेके तो जाएंगे नहीं इतने ज्यादा, शिप्स पानी में चलती हैं, पानी इंडिया में बीच में तो है नहीं। तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना कोई ऐसा
तरीका ढूंढे ट्रांसपोर्टेशन का, जिसकी वजह से जिससे पूरे इंडिया में हमारा प्रोडक्ट फैल सके। तो उन लोगों ने इंट्रोडक्शन किया रेलवे का। ठीक है, ये था रीजन पूरा जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट का डीके हुआ। अब क्या क्या रीजन है हैंडीक्राफ्ट के डीके के? पहला हमने पढ़ा टैरिफ पॉलिसी जो बहुत ही खराब थी। उसके बाद हमने जाना डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स के बारे में। थर्ड जो है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। फोर्थ न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। और फिफ्थ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न इंडस्ट्री के बारे में, कि मॉडर्न इंडस्ट्री की क्या कंडीशन थी, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर बाद। फिर अच्छा, आप लोग रिवीजन करते हो जाके? देखो बच्चों, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच रहे होगे कि डेली ये 15-15 मिनट्स का वीडियो क्यों बनाया जाता है, एक ही साथ पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दे। ये मेरे लिए बहुत इजी है एक ही साथ पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने का, लेकिन क्या आप उसको अपने माइंड में सेटअप कर पाओगे? मैं इसलिए डेली एक 15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप ये 15 मिनट का वीडियो देखने के बाद 30 मिनट अपने बुक से पढ़ें और उसको अपने माइंड में सेटअप कर लें। अगर आप ऐसे डेली करोगे, ये 15 मिनट्स का वीडियो देखने के बाद अपनी बुक से जाके पढ़ोगे सिर्फ 30 मिनट, 24 घंटे में से 30 मिनट दे दो अपने पढ़ाई को, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। प्रिपेयर बहुत ईजी है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। इसलिए जब भी मैं ये लेक्चर देखने के बाद आप तुरंत जाओ अपनी बुक खोलो और जो टॉपिक पढ़ा आपने उस टॉपिक को बुक से पढ़ो, फिर आपके माइंड में एकदम फ्रेम हो जाएगा ये थी। ओके, चलिए बात करते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री के बारे में। अब कहानी सुनाते हैं आपको मॉडर्न इंडस्ट्री की। ब्रिटिश राज के टाइम पे, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे मॉडर्न इंडस्ट्री का बहुत स्लो ग्रोथ हुआ इंडिया में। इतू ना के बराबर, इतू सा ना के बराबर एकदम, ठीक है ना। तो क्यों हुआ? चलिए पहले हिस्ट्री जानते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री का, कि कब से मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप होनी स्टार्ट हुई इंडिया में। 1850, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 1850 से कुछ इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट हुई। कॉटन इंडस्ट्री सेटअप हुई और जूट इंडस्ट्री सेटअप हुई। कॉटन इंडस्ट्री जो थी वो मेनली महाराष्ट्र और गुजरात के साइड थी। इसको इंडियंस चलाते थे। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी जो उसको मेनली इंडियंस चलाते थे। कॉटन और जूट मिल ही पहली इंडस्ट्रीज थी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी जो इंडिया में सेटअप हुई। ये महाराष्ट्र और गुजरात की साइड। और जूट मिल्स जो थी वो थी बंगाल की साइड। इनको मेनली फॉरेनर्स चलाते थे। ये जूट मिल इंडियन वाले ज्यादा नहीं चलाते थे, इसको मेनली फॉरेनर्स कंट्रोल करते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे 1900 में, जब 1900 शुरू हुआ 1900, तब कुछ और इंडस्ट्रीज का सेटअप होना स्टार्ट हुआ। आयरन इंडस्ट्रीज का, स्टील इंडस्ट्रीज का। अच्छा, आप टिस्को के बारे में जानते हो? TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये फाउंड हुआ था 1907 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता है वन वर्ड में बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है टिस्को के बारे में, तो अब इसका फुल फॉर्म याद रख लो और कब सेटअप हुआ था ये भी याद रख लो। 1907 में टिस्को का सेटअप हुआ था। उसके बाद देखो कॉटन इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, जूट इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, फिर आयरन इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, अब फिर शुगर इंडस्ट्रीज स्टार्ट होने लगी, सीमेंट, पेपर, ये सब स्टार्ट होने लगी। पर इनका ग्रोथ बहुत स्लो था, बहुत ही ज्यादा स्लो। कोई फायदा नहीं था इनके रहने ना रहने से, बस एक कहने के लिए सेटअप थी। अब क्यों इनका ग्रोथ स्लो था, वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से मॉडर्न इंडस्ट्री का ग्रोथ इतना स्लो था इंडिया में? तो पहला जो रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी इनको मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की, कभी इनको पैसा नहीं दिया कि आप अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाओ। जो गवर्नमेंट था, पब्लिक सेक्टर था, पता है उसने सिर्फ कुछ ही फील्ड्स में अपना दिया, पार्टिसिपेट किया। रेलवे में, पावर जनरेशन में, पोर्ट्स के डेवलपमेंट में और कम्युनिकेशन में। आपको पता है रेलवे भी उन्हीं का फायदा था, मार्केट एक्सपेंड होता। पावर जनरेशन भी उन्हीं का फायदा था। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स बंदरगाह होते हैं जो समुद्र नदी के किनारे होते हैं, ताकि शिप्स आए, जो जहाजें आती हैं, पानी वाली जहाजें, वो पोर्ट्स पे ही रुकती है। तो पोर्ट्स का डेवलपमेंट भी में भी उन्हीं का फायदा था, ब्रिटिश का, क्योंकि ब्रिटेन से लेके आते थे। और उसके बाद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी उन्हीं का फायदा था। अपने दोस्तों यारों से, अपने ऑफिशियल से बात करने में उनको इजी थे।
इसमें किसी में भी इंडियन का सोच के उन्होंने नहीं किया कि हम इंडियन का फायदा कर रहे हैं, उनका सिर्फ अपना मकसद था। तो पहला जो रीजन था जिसकी वजह से स्लो ग्रोथ हुआ हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री का, वो था ब्रिटिश का लेस पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। दूसरा जो रीजन था वो था लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब सर, कैपिटल गुड इंडस्ट्री समझो वो इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल पैदा करती हैं, वो इंडस्ट्रीज जो आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करती हैं। जैसे समझ नहीं आया सर, समझ में नहीं आया। देखो आरा मशीन जानते हो, सॉ मिल, जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं, बोटे कटते हैं, वो मशीन। अब उस मशीन, चलो मैं चाहता हूँ कि मैं एक सॉ मिल, एक आरा मशीन सेटअप करूँ, तो वो आरा मशीन के लिए मुझे जहाँ पे लकड़ियाँ कटती हैं वो लोहे वाला स्ट्रक्चर चाहिए। अब मैं खुद से तो बनाऊंगा नहीं, वो मुझे कहीं से चाहिए, लाना होगा वो। तो वही है कंडीशन कि अब कैपिटल गुड इंडस्ट्री है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊंगा, तो मैंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। ठीक। कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो लोहे के प्रोडक्ट्स बनाती है, जो इंडस्ट्रीज में यूज हो। लोहे की नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज हो। ठीक है। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी ब्रिटिश के टाइम पे। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले कैपिटल गुड इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कम थी, ना के बराबर थी। तो अगर मैं सोचूं भी कि मुझे ये इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए वो मेरे पास है ही नहीं। अगर मुझे एक सिलाई मशीन की इंडस्ट्री सेटअप करनी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि कपड़े मैं बना के बेचूं, कपड़े सिलवा के बेचूं, तो उसके लिए जो सिलाई मशीन चाहिए मुझे, वो है ही नहीं, मुझे मिल ही नहीं रही, क्योंकि इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्री है ही नहीं। तो मैंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। ये दूसरा रीजन था जिसकी वजह से इंडिया में स्लो ग्रोथ हुई मॉडर्न इंडस्ट्री की। फर्स्ट रीजन था lack participation of British government, and second lack of capital good industry। तो ये था कंडीशन पूरा ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर का। हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रैक्शन हुआ और मॉडर्न इंडस्ट्री का स्लो ग्रोथ हुआ। अब इसको रिवीजन कर लेना एक बार जाके अच्छे से। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में कि फॉरेन ट्रेड इंडिया का ब्रिटिश रूल के टाइम पे कैसा था। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।